नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन कक्षा 11 के बायोलॉजी के पेपर की। जो वार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है, टाइम टेबल आ गया आपका 11वीं कक्षा वालों का। तो उनके जो बायोलॉजी का पेपर कैसा है उस पेपर के बारे में बात करते हैं और इस पेपर में आए हुए प्रश्नों को अपन हल करते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर भी लेकर आऊँगा। तो आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल से और निरंतर नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो आज का जो बायोलॉजी का पेपर है, जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा। तो इस पेपर को देखिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा और 70 अंक का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न है। ये एक तरह का आपका मॉडल पेपर ही समझो, ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे रखे आपको। सिंपल है, आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला प्रश्न है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, सबको पता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। सेल बायोलॉजी कहते हैं, कोशिका का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, कोशिका किसको कहते हैं सबको पता है। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो ये भी सबको पता है, एंटनी वॉन ल्यूमेनहोक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। केंद्र की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी, उसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, है ना। और अल्टमान ने भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, तो वो भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, कृतनक और रदनक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। और दांतों की संख्या कुल पूछे तो वयस्क मनुष्य में 32 होती है। कितनी होती? 32 होती है ना। जबकि छोटे बच्चे होते हैं उसमें 28 दांत होते हैं। ठीक है, 4 दांत बाद में आ जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या कितनी? 32 हो जाती है। ठीक है, तो दंत सूत्र पूछा है। अगर बच्चों में दंत सूत्र की बात करें तो बच्चों में दंत सूत्र होता है 21-20, है ना। 21-20 अपॉन 21-20 होता है। ठीक है, इंटू 2 कर देते हैं। लेकिन ये पूछा मनुष्य में 21-20, तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में। 21-23 होता है ना। मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23। ठीक है, 21-23, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, दांतों की संरचना का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांतों की संरचना का या हमारे शरीर का भी सबसे कठोर भाग है तो ये होता है इनेमल, है ना। इनेमल जो दांत में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय है, तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं ये पूछा है। तो मानव हृदय के सबको पता है 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, है ना। और मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि हृदय में रक्त 2 बार आकर गुजरता है। एक बार तो शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त आता है, एक बार धमनिकाओं के द्वारा शुद्ध रक्त आता है, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, और मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। एक धड़कन के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और हृदय के धड़कन का जो मापन का यंत्र होता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? यहाँ पर 4 कोष्ठी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होती है। जैसे पीयूष ग्रंथि है, मास्टर जिसको हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि है ना, एडिनल ग्रंथि है। तो ये सारी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? कि वे ग्रंथियाँ जो नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती है, जो हार्मोन्स का स्राव करती है। अलग अलग ग्रंथियाँ अलग अलग हार्मोन्स का स्राव करती है, और अलग अलग हार्मोन्स का हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अग्न्याशयी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, इसलिए अग्न्याशयी ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अग्न्याशयी ग्रंथि तो ये तो है अंतःस्रावी ग्रंथि। आपकी एडेनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो एडेनलिन हार्मोन स्रावन करती है। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि है, जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो गले में स्थित होती है, और इसकी कमी से आपका गलगन रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी से, है ना। ये लार ग्रंथि है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, ये मुंह में स्थित होती है ना। लाला रस का स्रावन करती है लार ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का पूछे तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि तो छोटे बच्चों में होती है, वयस्क में तो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, एडिनल ग्रंथि एडिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और वक्र आपकी किडनी जो ग्रंथि नहीं है, ये तो आपका
उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है ना, किडनी जो रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्तरीय ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि है। अगर पूछे सबसे मजबूत सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो हमारी फीमर है, जो जांग में स्थित होती है, फीमर। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी पूछे तो ये होती है स्टेपीज, जो कान में स्थित होती है ना, अस्थि है ना। सबसे छोटी अस्थि कौन सी, स्टेपीज। और सबसे बड़ी अस्थि पूछे तो फीमर है, जो जांग में स्थित होती है। सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो जो दांतों में होता है, इनेमल होता है। सबसे लंबी कोशिका पूछे हमारी तो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपकी अंतःस्थायी ग्रंथि तो आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आपकी यकृत कोशिका हो जाएगी, जो मनुष्य के शरीर में होती है, यकृत लीवर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कप्फर कोशिका, कप्फर सेल किस में पाई जाती है, तो ये लीवर में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। ठीक है, यकृत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में ऑर्निथिन चक्र चलता है, जो यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, यकृत में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, और पीतरस का निर्माण भी यकृत में ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट डायफ्राम तन्नुपट किससे संबंधित होता है, तो ये हम सबको बताएं, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के नीचे एक पेशी संरचना होती है, उसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये श्वसन तंत्र का मुख्य भाग होता है। ठीक है, डायफ्राम। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। प्रत्येक 100 मिलीलीटर O2 युक्त रक्त ऊतकों को लगभग कितने मिलीलीटर O2 वितरित करता है, तो ये लगभग 20 मिलीलीटर O2 वितरित करता है, 20 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो मनुष्य का रक्तदाब होता है 80/120, 80/120 mm/Hg, mm/Hg होता है। और ये रक्तदाब का मापन कौन से यंत्र से करते हैं, तो स्पेग्मोमेनोमीटर से, स्पेग्मोमेनोमीटर से करते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 80/120 mm/Hg, प्लस माइनस 5 हो सकता है, 125 हो सकता है, इधर 75 हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उभयचर के हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं, ठीक है। तो जो उभयचर होते हैं ना, उनके 2 आलिंद और 1 निलय होता है, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। और जो आपका मगरमच्छ होता है उसका हृदय 3.5 कोष्ठी होता है, ठीक है। तो उभयचर के हृदय में 2 कोष्ठ और 1 यानी 3 कोष्ठी होता है, ठीक है, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद बनता है पाइरुविक अम्ल बनता है, पाइरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस चक्र हमारे शरीर में कोशिका द्रव्य में चलता है, कहाँ पे चलता है, कोशिका द्रव्य में चलता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें 8 एटीपी ऊर्जा मिलती है, 8 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। एक है आपका क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहाँ पे चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, श्वसन की क्रिया में। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा, पाइरुविक अम्ल बनता है, याद रखना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोलाइसिस है, ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट पाचन किसको कहते हैं, तो सबको पता है, सजीवों द्वारा भोजन को सरल घटकों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट ऑक्सीशोषण क्या है, ऑक्सीशोषण वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उसमें मिलती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे मनुष्य में जो शोषण होता है ऑक्सीशोषण होता है, ठीक है। एक होता है अनॉक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और उसमें लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 56 किलो ऊर्जा कम मिलती है उसमें, ठीक है। तो ये ऑक्सीशोषण आप याद रखना। पादप शारीरिकी किसे कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी, पादपों के आकार का अध्ययन किया जाता है उसको पादप शारीरिकी कहते हैं। जैसे प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक के बारे में है ना, तो उनका अध्ययन पादप शारीरिकी में किया जाता है। श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है O2 व CO2 का अनुपात, O2 व CO2 का अनुपात क्या होता है, श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है। जैसे वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है, प्रोटीन का आपका 0.9 होता है ना। और मांसल पौधे होते हैं उनका श्वसन गुणांक 0 होता है, अवायवी होता है उनका अनंत होता है। तो ये श्वसन गुणांक आप याद रखना। श्वसन में अवशिष्ट आयतन किसको कहते हैं, तो श्वसन क्रिया में जो वायु हमारे शरीर में बची रहती है श्वसन क्रिया के बाद भी, उनको अवशिष्ट आयतन कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट खुला परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं? एक तो आपका होता है बंद प्रकार का परिसंचरण, एक होता है खुला प्रकार का परिसंचरण। बंद प्रकार का परिसंचरण तो उसको कहते हैं कि सजीवों में रक्त बंद नलिकी संरचनाओं में बहता है, उसको बंद परिसंचरण। और खुला कहते हैं ओपन वे में रक्त बहता है जिसमें कोई नलिकी संरचना नहीं होती, धमनिकाएं और शिराएं नहीं होती, उनके द्वारा उनके शरीर में रक्त ऐसे ही बहता है, उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये सारे कीट पक्षी होते हैं ना, उनमें खुला रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो मिश्रित ग्रंथि की तरह अभी अपन ने ऊपर बात की थी, अग्न्याशयी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्न्याशयी ग्रंथि पाचकरस का स्रावण भी करती है और हार्मोन्स का स्रावण भी करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागोन का हार्मोन स्रावण करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का हार्मोन स्रावण करती है, इसकी गामा कोशिकाएं होती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो विभिन्न हार्मोन का स्रावण भी कर रही है और ये पाचकरस का स्रावण भी करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक अणु अमोनिया के निर्माण के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है? तो एक अणु अमोनिया NH3 के लिए लगभग 8 एटीपी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 8 एटीपी। ठीक है, याद रखना। अमोनीकरण किसे कहते हैं? अमोनिया का निर्माण अमोनीकरण कहलाता है और ये उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक, है ना। वे जीव जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, और अमोनिया के निर्माण की क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। ठीक है, अमोनिया के निर्माण के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और ज़्यादा विषैला भी होता है, इसलिए जो जलीय जंतु होती है वो अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल के निर्माण में होता है लेकिन क्लोरोफिल अणु की संरचना में नहीं पाया जाता? तो ये मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संरचना में पाया जाता है, ये याद रखना है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन के महत्व को समझिए। वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियों से जल का बूंद बूंद के रूप में गिरना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पेड़ पौधे विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक लवणों का निष्कासन करते हैं, है ना, तो ये याद रखना। बिंदु स्त्राव भी वही है जो पत्तियों द्वारा बूंद बूंद के रूप में जल का निष्कासन होता है, उसको बिंदु स्त्रावण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, उपत्वची वाष्पोत्सर्जन होता है ना, और एपिडर्मिस, है ना। तो ये वाष्पोत्सर्जन आप याद रखना। रंध्रीय यानी रंध्रों द्वारा, उपत्वची उपत्वचा के द्वारा, है ना, तो ये वाष्पोत्सर्जन आप याद रखना। नेक्स्ट निष्क्रिय जल अवशोषण। जल अवशोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सक्रिय अवशोषण होता है, एक होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। और जल अवशोषण के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। H+K+ का सिद्धांत है ना, एक गोल्ड लेविस्की का रिले पंप सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत भी आप याद रखना, इसमें से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। मैग्नीशियम तत्व की कमी से पौधों में उत्पन्न लक्षण। मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो मुरझा जाएगी, है ना, और उसका जो हरा रंग होगा वो कम पड़ जाएगा, तो ये आप याद रखना। लार्गे कार्य क्या है? लार्गे कार्य भोजन को लसलसा बनाना, इसलिए भोजन निगलने में सहायता होती है, ये लार्गे कार्य होती है। मनुष्य में रक्त कणिकाओं को समझे तो मनुष्य में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, सबको पता है। एक तो RBC होती है, एक होती है WBC और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC में क्या होता है? HB हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसीलिए रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। WBC को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं क्योंकि ये बाहरी जीवाणुओं से रक्षा करती है। WBC वापस 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कणिकामय, एक होती है आपकी अकणिकामय। ठीक है, अकणिकामय होती है वापस 2 प्रकार की होती है, ये कणिकामय 3 प्रकार की होती है। इओसिनोफिल, ठीक है, एक होती है बेसोफिल, एक होती है आपकी न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। ये कणिकामय 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दोनों प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट AB और ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना। O होता है सार्वत्रिक दाता होता है, सबको रक्त दे सकता है। AB होता है सार्वत्रिक ग्राही होता है, जो सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, O ब्लड ग्रुप होती है उसमें एंटीबॉडी होती है A और B, लेकिन एंटीजन अनुपस्थित होती है। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित और एंटीजन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, ब्लड और लिम्फ में अंतर बताना। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से विक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करती है। जबकि लिम्फ में होता है जो HB अनुपस्थित होता है, इसलिए लिम्फ का जो रंग होता है सफ़ेद होता है, सफ़ेद। ठीक है, तो ये याद रखना।
ऑक्सीजन ऑक्सी शोषण में अंतर अपन ने ऊपर बात कर ली। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसको ऑक्सी शोषण कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसको क्या कहते हैं, अनोक्सी शोषण कहते हैं। इस अंतर को आप सारणी बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इधर ऑक्सी शोषण और इधर लिख देना आप अनोक्सी शोषण, ठीक है। ऑक्सी शोषण में अधिक ऊर्जा मिलती है, अनोक्सी शोषण में कम ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है ऑक्सी शोषण में? 686 है ना, 686, और इधर मिल जाएगी आपकी 56 किलो कैलोरी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस को विस्तार से समझिए। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो कोशिका द्रव में होता है ना, उस चक्र का पूरा सा समझा देना, बहुत बड़ा चक्र है, उसको याद कर लेना। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्रेब्स चक्र, जिसको सिट्रिक चक्र भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन, तो मनुष्य का हृदय की संरचना का सचित्र आपको वर्णन करना। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी जैसा होता है, जिसके 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, और हृदय के बारे में पूरा आपको व्यवस्थित लिखना है। या ये नहीं करो तो मनुष्य की श्वसन क्रियाविधि को समझा देना, उच्च श्वसन और निःश्वसन के बारे में, और श्वसन का नामांकित चित्र बना के। तो इस प्रकार ये आज के बायोलॉजी के प्रश्न अपन ने देखे। इन प्रश्नों को आप देखिए। अब नेक्स्ट अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्नों की भी बात करेंगे। थैंक यू।